अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज हमारा वीक 4 स्टार्ट होगा जिसमें हम स्किल एक्विजिशन प्रोग्राम्स पढ़ेंगे, ठीक है। पार्ट 1 में हम पढ़ेंगे टास्क एनालिसिस, शेपिंग एंड चेनिंग, फॉरवर्ड चेनिंग, बैकवर्ड चेनिंग और प्रॉम्प्टिंग टेक्निक्स, ठीक है। तो टॉपिक पे आ जाते हैं जो कि हमारा स्टार्ट हो रहा है टास्क एनालिसिस से। फॉर एग्जांपल मैं आपको कहूँ कि एक थेरेपिस्ट है जो कि बच्चे को टीथ ब्रश करना सिखाना चाहता है, ठीक है। तो अब अगर ऐसा बच्चा है जो कि स्पेशल चाइल्ड है, अगर आप उसको कहेंगे या जिन्हें से डेवलपमेंटल डिलेज हैं, ठीक है, आप उस थेरेपिस्ट उसको कहता है कि जाओ दांत ब्रश करके आओ, ठीक है। तो वो बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा, उसको नहीं समझ आएगी कि ये क्या हो रहा है या क्या कहा जा रहा है मुझे, ठीक है, किस चीज़ की कमांड दी जा रही है। तो फिर आप उसके लिए आसानी पैदा करने के लिए क्या करेंगे, आप उस टास्क को सिंपल स्टेप्स में ब्रेक कर देंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप टीथ ब्रश करने के लिए क्या क्या करते हैं, आप जो है वो पहले टूथपेस्ट उठाते हैं, फिर टूथब्रश उठाते हैं, फिर टूथपेस्ट को ओपन करते हैं, फिर पेस्ट लगाते हैं उसके ऊपर आप, फिर आप अपने टीथ को ब्रश करते हैं, फिर आप ब्रश को धोते हैं एंड देन लास्ट में आप ब्रश को और टूथपेस्ट को वापस अपनी अपनी जगह पे रख देते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, बच्चा जो है वो चीज़ को स्टेप बाय स्टेप देख रहा है और सीख रहा है, ठीक है। इसको हम इस चीज़ को टास्क एनालिसिस कहते हैं, ठीक है। यानी ये एबीए की टेक्निक है जिसमें कि आप कम्प्लेक्स स्किल को स्मॉल, सिंपल और टीचेबल स्टेप्स में ब्रेक कर देते हैं, ठीक है। और हर स्टेप एक एक करके सिखाया जाएगा जब तक कि पूरा टास्क उस बच्चे को वो सीख ना ले उसको, ठीक है। इसकी इम्पोर्टेंस क्या है कि इससे आप डिफ़िकल्ट टास्क को आसान कर देते हैं। ऐसे बच्चे जिन्हें के लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ होती हैं या डेवलपमेंटल डिलेज़ होते हैं, उनको टास्क समझने में और सीखने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है, उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, ठीक है। देन आप उनकी इंडिपेंडेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं, उनकी कन्फ्यूजन को और फ्रस्ट्रेशन लेवल को आप इससे रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। और टीचिंग के लिए एक जो है आपको क्लियर और स्ट्रक्चर्ड वे प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो टास्क एनालिसिस में कुछ स्टेप्स आ जाते हैं जिसमें सबसे पहले आ जाता है आपने आइडेंटिफाई करना होता है स्किल को, यानी वो टास्क जो कि आपने क्लाइंट को सिखाना है, आपने वो टास्क पहले चूज़ करना होता है, ठीक है। जैसे आप टीथ ब्रश करना सिखा रहे हैं या कपड़े चेंज करना सिखा रहे हैं, कपड़े पहनना सिखा रहे हैं, ठीक है, इंडिपेंडेंटली खाना खाना सिखाना है आपने, ठीक है। तो इस तरह के कुछ टास्क होते हैं जो कि आपने पहले चूज़ करने होते हैं। देन आप क्या करते हैं, सेकंड स्टेप पे आप उस टास्क को ब्रेक करते हैं, यानी टास्क को सिंपल सीक्वेंशियल स्टेप्स में आपने डिवाइड करना होता है, ठीक है। एक सीक्वेंस के साथ आप उस चीज़ को लेके चल रहे होते हैं। देन थर्ड स्टेप में फिर आपने उसको टास्क को स्टेप बाय स्टेप आपने सिखाना है, ठीक है। एक टाइम पे एक स्टेप टीच करवाना है आपने, और फिर जब तक वो एक स्टेप नहीं टीच कर सकेगा तब तक आपने नेक्स्ट पे नहीं जाना, ठीक है। और इसमें आपने प्रॉम्प्टिंग या रीइंफोर्समेंट को जो है वो यूज़ करना होता है, ठीक है। फिर क्या करना है आपने जब तक बच्चा सीख नहीं जाएगा, आपने नेक्स्ट स्टेप पे जैसे कि हमने कहा नहीं जाना है, ठीक है। तो आप उसके लिए क्या करेंगे, बार-बार उस चीज़ को रिपीट करवाएँगे और प्रैक्टिस करवाएँगे, ठीक है, ताकि उस बच्चे को एक स्टेप आ जाए। देन आप क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे स्टेप्स को, यानी ग्रेजुअली आपने सब स्टेप्स को कंबाइन करना है ताकि फुल टास्क जो है वो कंप्लीट हो जाए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने बच्चे को हैंड वॉश करना सिखाना है, तो बच्चे को, वो भी ऐसे बच्चों को जिससे कि डेवलपमेंटल डिले हो, तो टास्क एनालिसिस के स्टेप्स इसमें कौन कौन से होंगे, आपने पहले उसको टैप टर्न ऑन करना सिखाना है, यानी कि नल खोलना, ठीक है। फिर आप उसको हैंड गीला करना सिखाएंगे, फिर आप उसको साबुन लगाना सिखाएंगे, देन आप हाथों को रब करना सिखाएंगे, देन हाथ धोना, देन जो है नल का बंद करना, टैप बंद करना, ठीक है, एंड देन जो है वो हाथ सुखाना। तो ये सारे जो है स्टेप्स अब यहाँ पे आपके टास्क एनालिसिस में आएंगे हैंड वॉश करने के। तो जब तक बच्चे को टैप टर्न ऑन करना नहीं आएगा, आप नेक्स्ट स्टेप पे नहीं जाएंगे। जब आपको आ जाए, बच्चे को आ जाएगा, देन आप नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे, ठीक है, जो कि आपका हाथ गीला करना होगा। तो आप कैसे सिखाते हैं, टीचिंग कैसे हैपन होती है इसमें टास्क एनालिसिस में, पहले या शुरू में थेरेपिस्ट उसे हेल्प देगा, ठीक है, यानी कि आपने प्रॉम्प्टिंग प्रोवाइड करनी होगी उस बच्चे को, ठीक है। अब उससे जाहिर सी बात है खुद से तो टैप ऑन करना नहीं आएगा, तो आप वहाँ पे उसको हेल्प देंगे, हेल्प प्रोवाइड करेंगे जिससे कि वो नल खोलेगा, ठीक है। और आप उसको हर करेक्ट बिहेवियर पे या हर करेक्ट स्टेप पे जो है आपने उसको प्रेस करना है, यानी कि रीइंफोर्समेंट देनी है, ठीक है।
ग्रेजुअली यानी आहिस्ता-आहिस्ता आपने हेल्प को कम कर देना है। अब जैसे आपको पता लगा कि उसको टैप टर्न ऑन करना आ गया है, तो अब आप क्या करेंगे, उस वहाँ से अब आप उसको हेल्प नहीं प्रोवाइड करेंगे, ठीक है? फिर बच्चा जो है उस वजह से क्या होगा कि अब वो इंडिपेंडेंटली चीज़ों को सीख लेता है, तो इंडिपेंडेंटली करना परफॉर्म करना शुरू कर देता है, ठीक है? देन एक और एग्जांपल आ जाती है हमारे पास, जिसमें कि आपने बच्चे को ड्यूरिंग ट्रीटमेंट आराम से बैठना सिखाना है, ठीक है? तो उसमें जो टास्क एनालिसिस होगा वो क्या करेंगे, आपके चेयर पे बैठना, देन हाथों को स्टिल रखना, देन सामने देखना और देन खामोश रहना, ठीक है? स्टिल बैठना इसमें आ जाएगा। तो हर स्टेप को आपने रीइंफोर्स करना है ताकि जो है उसका एक फुल बिहेवियर बिल्ड हो सके। सेकंड आपका टॉपिक है शेपिंग और चेनिंग। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल एक थेरेपिस्ट है जो बच्चे को वर्ड बॉल बोलना सिखा रहा है, यानी कि बॉल, ठीक है? शुरू में बच्चा जो है वो वर्ड ओनली बा बोलेगा, ठीक है? तो थेरेपिस्ट को चाहिए कि जैसे ही बच्चा वर्ड बा बोले उसको वो प्रेस करे, ठीक है? फिर वो वर्ड बाल बोलेगा तो वहाँ पे आपने उसको दोबारा से प्रेस करना है, एंड देन वो फुल वर्ड पे आहिस्ता आहिस्ता आ जाएगा जो कि होगा बॉल, ठीक है? तो सेम टाइम पे वो उसे हैंड वॉश करना भी सिखा रहा है दूसरी जगह, ठीक है? स्टेप बाय स्टेप, तब तक जब तक कि वो फुल सीख ना ले, ठीक है? तो फर्स्ट प्रोसेस जिसमें कि उसको बोलना सिखा रहा है वो शेपिंग है, जिसमें वो ग्रेजुअली बिल्ड कर रहा है बिहेवियर को, और सेकंड जो है वो चेनिंग है, जिसमें कि वो टास्क के स्टेप बाय स्टेप उसको लिंक कर रहा है एक दूसरे के साथ, ठीक है? तो शेपिंग क्या होती है? शेपिंग एबीए की टेक्निक है जिसमें कि आप ग्रेजुअली बिहेवियर को सिखाते हैं, यानी कि बिहेवियर को ग्रेजुअली सिखाया जाता है स्मॉल स्टेप्स को रीइंफोर्स करके, ठीक है? परफेक्ट बिहेवियर के लिए आप वेट करने की बजाय हम प्रोग्रेस को स्टेप बाय स्टेप रिवॉर्ड करते हैं, ठीक है? तो शेपिंग काम कैसे करती है? जो डिजायर्ड बिहेवियर होता है उसके क्लोजर वर्जन को भी आपने रीइंफोर्स करना है, ठीक है? मतलब अगर आप उसको कोई भी चीज़ सिखा रहे हैं, उससे रिलेटेड छोटा सा भी अगर वो आपको रिस्पॉन्स देगा ना, तो आपने उसको भी रीइंफोर्स करना है, ठीक है? अब शुरू में तो क्या होगा कि वो आपने इवन स्मॉल अटेम्प्ट्स को भी एक्सेप्ट करना है और उसको रीइंफोर्स करना है, लेकिन फिर बाद में ये कि जब आपने उसको क्या करना है, उसका बेटर वर्जन और मोर एक्यूरेट रिस्पॉन्स को आपने रीइंफोर्स करना है, ठीक है? ताकि उसका जो एक्यूरेट बिहेवियर है वो भी बिल्ड होना शुरू हो जाए उससे, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल बच्चा है जो कि वर्ड पानी नहीं बोल सकता, ठीक है? जब वो पा बोलेगा ना तो आपने उसको प्रेस करना है, ठीक है? जब वो पान बोलेगा आपने उसको भी प्रेस करना है, लेकिन जब एंड में फिर क्या होगा कि जब तक वो पानी बोलेगा, पानी पे फिर आपने उसको जो है वो स्ट्रांगली रीइंफोर्स करना है, ठीक है? तो बिहेवियर जो है उसका यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप क्या हो रहा है, शेप हो रहा है, ठीक है? फिर आ जाता है आपका टॉपिक चेनिंग। अब चेनिंग एक टेक्निक है जिसमें कि हम स्टेप्स का सीक्वेंस सिखाते हैं जो कि एक कंप्लीट टास्क बनाता है, ठीक है? एक बड़े टास्क को आप इसमें स्मॉल स्टेप्स में आपने ब्रेक करना है जो कि टास्क एनालिसिस है, और फिर उस सारे को आपने जब लिंक किया एक दूसरे के साथ तो वो आपका जो कनेक्शन है उसको हम चेनिंग कहेंगे, ठीक है? तो चेनिंग कैसे काम करता है? हर स्टेप को आपने लर्न करवाना है और जो है आपने उसको फिर लिंक करना है, ठीक है? जब तक कि पूरा टास्क एक स्मूथली कंप्लीट ना हो जाए, ठीक है? यानी शेपिंग में आप उसको टास्क एनालिसिस में आप उसको तोड़ रहे होते हैं, ठीक है? आपने स्टेप्स में डिवाइड करना होता है एक टास्क को, और चेनिंग में क्या करते हैं, आप एक लिंक क्रिएट कर देते हैं, आप उन सारे टास्क को, उन सारे स्टेप्स को कनेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है? तो वो कनेक्शन जो है उसको चेनिंग कहते हैं। देन आ जाती है चेनिंग में दो टाइप्स, एक आ जाती है फॉरवर्ड चेनिंग और दूसरी आ जाती है बैकवर्ड चेनिंग, ठीक है? अब फॉरवर्ड चेनिंग है जब आप फॉर एग्जांपल हैंड वॉश करवा रहे हैं, ठीक है? तो आपने जब बच्चे को फर्स्ट स्टेप से शुरू करवाया, यानी कि टैप ओपन करना, ठीक है? तो वो आपका फॉरवर्ड चेनिंग है, और दूसरा मेथड है जिसमें थेरेपिस्ट जो है वो हर स्टेप खुद करेगा एक्सेप्ट द लास्ट वन, और बच्चा जो है वो बच्चे को सिखा देता है लास्ट वाला स्टेप, ठीक है? तो यानी कि पहले हैंड्स ड्राई करना, तो जब वो हैंड्स ड्राई करेगा वो चीज़ जो है उसकी बैकवर्ड चेनिंग, यानी फॉरवर्ड चेनिंग में आप स्टार्ट से यानी कि फर्स्ट स्टेप से सिखाते हैं टास्क को, और स्टेप बाय स्टेप जो है वो आप फॉरवर्ड मूव कर रहे होते हैं, ठीक है?
जैसे अब ये कैसे काम करेगा फॉरवर्ड चेनिंग। अब यहाँ पे जो लर्नर है वो इंडिपेंडेंटली फर्स्ट स्टेप कंप्लीट करता है और बाकी उसे जो है वो थेरेपिस्ट कंप्लीट करने में हेल्प करता है, ठीक है। जब फर्स्ट स्टेप सीख लिया जाएगा तो फिर आपने नेक्स्ट स्टेप जो है वो ऐड कर लेना है, ठीक है। जब आप हैंड वॉश करवा रहे हैं तो उसमें आपने फर्स्ट स्टेप क्या सिखा दिया उसको, हैंड टैप ओपन करना। जब उसने टैप ओपन करना सीख लिया और वो इंडिपेंडेंटली अब टैप ओपन कर सकता है, देन आप उसमें दूसरा स्टेप ऐड कर देंगे जो कि है हैंड को वेट करना, यानी कि हाथों को गीला करना, ठीक है। एंड इसी तरह जब वो हाथों को गीला करना सीख लेगा तो फिर आप उससे नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे जो कि सोप है, ठीक है। ऐसा ऐसा आप उसमें एक एक स्टेप को ऐड करवाते जाएंगे जब तक कि आपका टास्क कंप्लीट ना हो जाए। अब यूज़ कब कब होगा ये, जब बच्चा टास्क को इजीली स्टार्ट कर सकता है, ठीक है। अब आपको अब इतना अपने बच्चे को ट्रेन कर लिया कि आपको पता लग गया है कि अब वो टास्क पे आ सकता है, ठीक है। या फिर जब आप सीक्वेंस अंडरस्टैंडिंग जब उसके लिए इम्पॉर्टेंट हो तो तब, ठीक है। और बैकवर्ड चेनिंग क्या होती है, बैकवर्ड चेनिंग में आप क्या करते हैं, टास्क के लास्ट स्टेप से टीचिंग करना स्टार्ट करवाते हैं। यानी कि वॉश हैंड में अगर हम देखें तो वॉश हैंड में हमारा लास्ट स्टेप क्या था, हाथों को सुखाना, ठीक है। तो आप बाकी सारे स्टेप जो है वो थेरेपिस्ट उसको करवाएगा, लेकिन जो लास्ट वाला स्टेप है वो इंडिपेंडेंटली उसको करने का कहेगा, ठीक है। जिसमें है आप और फिर उसी से पीछे आप नेक्स्ट उससे पिछले स्टेप पे जाते हैं, फिर उससे पिछले, तो बैकवर्ड चेनिंग में आप बैक मूव कर रहे होते हैं, ठीक है। ये कैसे काम करेगा, जब थेरेपिस्ट सब स्टेप्स कंप्लीट करता है एक्सेप्ट द लास्ट वन, ठीक है। और लास्ट जो है स्टेप या फाइनल स्टेप जो है वो परफॉर्म करने पर जो बच्चा है उसको आप रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। ऐसे काम करेगा ये। फिर आ जाता है आपके पास कि ये यूज़ कब करना है, जब एक बच्चे के अंदर मोटिवेशन लेवल लो हो तो तब आपने उसके लिए ये चीज़ बैकवर्ड चेनिंग की यूज़ करनी है, ठीक है। जब लास्ट स्टेप जो है वो नेचुरली रिवॉर्डिंग हो तब, और ऐसे बच्चों के लिए जिन्हें कि इमीडिएट सक्सेस चाहिए हो, ठीक है। अब आप जैसे ही लास्ट स्टेप यानी कि हैंड सुखाने वाला उसको करवाएंगे तो वहाँ पे क्या होगा, आप हैंड सुखाएगा तो एकदम से आप उसको रिवॉर्ड दे देंगे, ठीक है। तो वहाँ पे जो है वो इमीडिएट सक्सेस उसको मिल रही है, उसको होगा कि ये चीज़ मैंने खुद की है, ठीक है। तो फॉरवर्ड चेनिंग में आप शुरू से स्टार्ट करेंगे एंड बैकवर्ड चेनिंग में जो है वो आप एंड से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और जो आपके पास एक और आ जाता है थर्ड इसका, ठीक है, उसमें आप क्या करते हैं, सारे स्टेप्स जो हैं उनको एक दूसरे के साथ कंबाइन कर रहे होते हैं, ठीक है, सपोर्ट के साथ, ठीक है। तो इम्पोर्टेंस क्या है इसकी कि एक आपके पास इंडिपेंडेंस लेवल जो है आप इसे एक इंसान के अंदर बिल्ड करवा रहे होते हैं स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। फ्रस्ट्रेशन उसकी रिड्यूस होती है, डेली लिविंग स्किल जो है वो सीखने में उसकी हेल्प होती है, और थेरेपी में यूज़फुल है बहुत ज़्यादा, ठीक है, स्पेशली फॉर ऑटिज़म किड्स, ठीक है। ऑटिज़म के जो बच्चे होते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा ये यूज़फुल है। देन आ जाता है आपके पास प्रॉम्प्टिंग टेक्निक्स। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि जब बच्चा कुछ न्यू सीखता है तो उसे आप अमूमन जो है हेल्प या गाइडेंस की ज़रूरत होती है, ठीक है। इस हेल्प को आप क्या कहते हैं, प्रॉम्प्ट कहते हैं, जहाँ पे आप उसको हेल्प करवा रहे हैं, ठीक है। कुछ न्यू सिखाने के लिए अब फर्स्ट न्यू सीखने में आप ये तो नहीं कह सकते कि वो खुद ही एकदम से करना शुरू कर दे, उसको लाजमी सी चीज़ है कि उसको हेल्प की ज़रूरत होगी, ठीक है। तो वो जो हेल्प है जो आप उसको प्रोवाइड कर रही हैं, जो गाइडेंस आप उसको प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको आप प्रॉम्प्ट कहते हैं, ठीक है। अब ABM में प्रॉम्प्टिंग एक पर्सन को करेक्ट बिहेवियर के लिए गाइड करने के लिए यूज़ होता है, और फिर जब ग्रेजुअली आप रिमूव करते हैं जो प्रॉम्प्ट है उसको, ताकि जो बच्चा है वो इंडिपेंडेंटली काम करना सीखे या चीज़ों को करना सीखे, ठीक है। तो प्रॉम्प्टिंग यानी कोई क्यू या असिस्टेंस देना ताकि करेक्ट बिहेवियर जो है परफॉर्म करने में एक इंसान की हेल्प हो, ठीक है। तो इसका गोल अब हमेशा हेल्प प्रोवाइड करना नहीं है, ठीक है, बल्कि ओवर टाइम हेल्प को रिड्यूस करना होता है आपने, यानी कि फेडिंग होती है, ठीक है। प्रॉम्प्टिंग की कुछ टाइप्स आ जाती हैं, जिसमें सबसे पहले आती है वर्बल प्रॉम्प्ट। अब वर्बल प्रॉम्प्ट में आप क्या करते हैं, आप स्पोकन इंस्ट्रक्शंस दे रहे होते हैं, यानी जैसे थेरेपिस्ट है वो बच्चे से कहे कि पानी बोलो, ठीक है। तो बच्चा रिपीट करता है पानी, और आइटम जो है उसको यानी कि प्रेजल या रिवॉर्ड या रीइंफोर्समेंट जो है वो उसको मिल जाएगी। अब इससे क्या होगा कि उसके अंदर जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो डेवलप होने में हेल्प होगी, ठीक है। तो वर्बल में आप क्या करेंगे, आप उसको बोल के इंस्ट्रक्शंस देंगे, ठीक है। फिर आ जाता है सेकंड, जेस्चरल प्रॉम्प्टिंग।
जेस्चरल प्रॉम्प्टिंग में आप क्या करते हैं, जेस्चर्स यूज करते हैं, जैसे कि आप पॉइंटिंग करें या नोडिंग करें या जो है वो आप उसको दिखाएं, ठीक है। चीज़ों की तरफ इशारा करना, सर हिलाना या दिखाना, ठीक है। जैसे टीचर जो है वो कुर्सी की तरफ, बच्चा जो है खड़ा हुआ है क्लास में और बच्चा टीचर जो है वो उसको इशारा करते हैं किस कुर्सी की तरफ, तो बच्चे को समझ आता है कि मुझे टीचर कह रहा है कि चेयर पे बैठो, ठीक है। तो ये जो है वो आपका जेस्चरल प्रॉम्प्टिंग है, ठीक है। ये तब यूजफुल है जब आप वर्बल डिपेंडेंस को रिड्यूस करना चाहते हैं, ठीक है। देन आ जाता है थर्ड हमारे पास मॉडलिंग प्रॉम्प्टिंग। अब मॉडलिंग प्रॉम्प्टिंग में आप बिहेवियर शो करेंगे और जो लर्नर है या जो सीखने वाला है वो उसको कॉपी करेगा, इमिटेट करेगा, ठीक है। जैसे थेरेपिस्ट हैंड क्लैप करता है और बच्चे को कहता है कि ऐसे करो, तो बच्चा भी उसे इमिटेट करता है, ठीक है। तो इमिटेशन और न्यू स्किल लर्न करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है ये मॉडलिंग टेक्निक्स, ठीक है। फिर आ जाता है फिजिकल प्रॉम्प्टिंग। अब फिजिकल प्रॉम्प्टिंग में आप फिजिकली पर्सन को गाइड कर रहे होते हैं, जैसे थेरेपिस्ट जो है वो जेंटली बच्चे का हैंड पकड़ता है ताकि जो है उसकी राइटिंग में हेल्प करें या कोई चीज़ जो है वो उठाने में उसकी हेल्प करें, यानी कि आप उसको अपनी बॉडीली हेल्प दे रहे हैं, ठीक है। हाथ पकड़ के काम करवाना या इस तरह, ठीक है। तो ये फिजिकल प्रॉम्प्टिंग होती है। फिर आ जाता है, अब ये बिगिनर्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, ठीक है, लेकिन ग्रेजुअली इसको आपने रिड्यूस करना है, ठीक है, यानी कि आपने उससे हेल्प को कम करना है ताकि बच्चा जो है वो उस पर डिपेंडेंट ना हो, ठीक है। फिर आ जाता है आपके पास विजुअल प्रॉम्प्टिंग। विजुअल प्रॉम्प्टिंग में जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है कि आपने पिक्चर, सिंबल्स या फिर जो रिटन क्यूज होते हैं उनको यूज़ करना होता है, ठीक है। जैसे एक चार्ट है जिसमें कि आपने हैंड वॉश करने के स्टेप्स की पिक्स लगी हुई हैं, ठीक है, ताकि जो बच्चा है वो उसको देख के उन स्टेप को फॉलो करे, ठीक है। अब ये स्कूल्स में और थेरेपी की सेटिंग्स में बहुत ज़्यादा कॉमन है, वहाँ पे जो है ज़्यादातर यूज़ होता है, ठीक है। फिर आ जाता है प्रॉम्प्ट में एक चीज़ फेडिंग, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। अब प्रॉम्प्टिंग हैबिट नहीं बननी चाहिए, बल्कि आपने क्या करना होता है, ग्रेजुअली हेल्प को रिड्यूस करना है ताकि बंदा इंडिपेंडेंट बन सके, ठीक है। जैसे पहले आप फुल उसको फिजिकल हेल्प प्रोवाइड कर रहे हैं, देन आप ओनली जेस्चर्स पे आएंगे, देन आप जो है वो बिल्कुल ही हेल्प उससे ख़त्म कर देंगे ताकि वो उस चीज़ को आप इंडिपेंडेंटली करना सीखें, ठीक है। इससे क्या होगा कि जो रियल लर्निंग है वो इंश्योर होगी, ठीक है। आपने फॉर एग्जांपल बच्चे को सिखाना है पानी बोलना, ठीक है। तो पहले बच्चा पानी नहीं बोल सकता था, तो या जो है वो मांग नहीं सकता था, तो थेरेपिस्ट जो है वो उसे वर्बल प्रॉम्प्ट देता था कि कहो पानी, ठीक है। तो बच्चे ने जो है वो ऐसा ऐसा पानी बोलने की कोशिश की, ठीक है। तो फिर थेरेपिस्ट उसको रीइंफोर्समेंट दे देता है कुछ टाइम बाद, ठीक है, जब वो पानी बोलता है। तो थेरेपिस्ट ये अब कुछ टाइम बाद क्या होगा कि जो थेरेपिस्ट है वो वेट करेगा, स्मॉल हिंट देगा, ठीक है। और उस हिंट को कॉपी करके या देख के जो है वो बच्चा इंडिपेंडेंटली पानी बोल लेगा, ठीक है। तो प्रॉम्प्ट जो है वो आपने अब स्टेप बाय स्टेप रिड्यूस किया। पहले आपने उसको वर्बली बोला, लेकिन फिर बाद में आपने क्या किया, जस्ट हिंट दी और वेट किया उसका, ठीक है। तो इम्पोर्टेंस क्या है, जो प्रॉम्प्टिंग है वो न्यू स्किल सिखाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एरर्स को रिड्यूस करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एक इंसान के अंदर कॉन्फिडेंस के लेवल को बिल्ड करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इंडिपेंडेंस लेवल जो है इंक्रीज़ करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और अर्ली स्टेजेस में लर्निंग को सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एक स्कूल इन्वायरमेंट की एग्जांपल दूँ, ठीक है, तो आप जब आपके पास फर्स्ट डे बच्चा आता है फॉर एग्जांपल प्ले ग्रुप क्लास में, तो वो बच्चा, उसको ना पेंसिल पकड़ने आती है, ना उसको पता है पेंसिल क्या है, कुछ भी नहीं, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, उसको पहले कुछ वर्ड्स के ऊपर ट्रेसिंग सिखाते हैं, वर्ड अल्फ़ाबेट के ऊपर भी नहीं लेके आते, आप उसको लाइंस के ऊपर लेके आते हैं, ठीक है। आप उससे लाइंस की ट्रेसिंग करवा रहे हैं और वो ट्रेसिंग भी आप उसको हाथ पकड़ के करवाते हैं, ठीक है। फिर ऐसा ऐसा अब आप क्या कर रहे हैं, आप उसको एक अल्फ़ाबेट के ऊपर लेके आते हैं जिसके आपने उसको पूरा लिख के दिया होता है, ठीक है। जब वो आपको पता लग गया कि जब बच्चा है, अब वो मेरे हैंड मुझे अब ज़रूरत नहीं है इसकी हैंड पकड़ने की, अब ये खुद इस वर्ड को लिख सकता है, तो आप वहाँ पे उसका हैंड छोड़ देते हैं, अब उसको कहते हैं कि यहाँ पे वर्ड पे ट्रेसिंग करो, अल्फ़ाबेट पे ट्रेसिंग करो। फिर जब वो ट्रेसिंग उस अल्फ़ाबेट के पे करना सीख जाता है, तो आप उसके जो डॉट लगाए हुए होते हैं, आप उसकी वो कम कर देते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल पहले आप फुल अल्फ़ाबेट लिखते थे डॉट से, अब आप जो है वो खाली 4-5 डॉट्स डाल रहे हैं। फिर आप जो है क्या करते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, कि अब जब बच्चे को उन 4-5 डॉट्स पे भी लिखना आ गया है, तो आप जस्ट 2 डॉट्स कर देते हैं।
फिर जब बच्चा उन 2 डॉट्स पे भी लिखना सीख जाता है तो आप ओनली 1 डॉट कर देते हैं। जब वो 1 डॉट पे भी लिखना सीख जाता है तो फिर आप बिल्कुल वहाँ से डॉट ख़त्म कर देते हैं और उसको कहते हैं कि ऊपर से वर्ड को देख के नीचे वर्ड लिखो। जब वो वर्ड उसको आ जाएगा फिर आप उसको वर्ड लिख के भी देंगे, जैसे आप बोलेंगे कि राइट ए या ए लिखो तो वो ए लिखेगा, ठीक है। तो ये जो है अब प्रॉम्प्टिंग में बहुत ज़्यादा अच्छी एग्जांपल थी, ठीक है, जिससे कि आपकी आहिस्ता-आहिस्ता प्रॉम्प्टिंग रिड्यूस हुई है और बच्चे को जो है वो इंडिपेंडेंटली वो काम करना भी आ गया है, ठीक है।